कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय। विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ 6 बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं और पाठ 6 के अंदर हम बेरोजगारी का अर्थ और उसके प्रकार की चर्चा कर चुके हैं, जिसका वीडियो आप लोग देख चुके हैं। आज हम विद्यार्थी मित्रों बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को अच्छी तरह से और पूरा देखेंगे और उसे समझेंगे। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, भारत में बेरोजगारी के प्रमाण की जानकारी, भारत में जो बेरोजगारी के प्रमाण है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो आयोजन पंच के द्वारा मिलती है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब CSO के द्वारा मिलती है। नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, NSS के द्वारा मिलती है। और रोजगार विनिमय केंद्रों द्वारा प्रकाशित होने वाले बेरोजगारी के तथ्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मुख्य पॉइंट है, जैसे कि आयोजन पंच, CSO, NSS और रोजगार विनिमय केंद्र के द्वारा हमें बेरोजगारी के प्रमाण की जानकारी प्राप्त होती है। बेरोजगारी की समस्या के अभ्यास के लिए रचित भगवती समिति, मोस्ट MP पॉइंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि बेरोजगारी की समस्या के लिए रचित भगवती समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में भारत की बेरोजगारी का प्रमाण और जिम्मेदार कारणों को दर्शाया गया है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, भारत में आर्थिक विकास के दर को ऊंचा ले जाने के लिए, भारत में आर्थिक विकास के दर को ऊंचा ले जाने के लिए बेरोजगारी की समस्या के निवारण हेतु ईस्वी सन 1951 में आयोजित प्रयास किए गए। क्या किया गया? आयोजित प्रयास यहाँ पर किया गया। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में 53 लाख लोग बेरोजगार थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुई और इस समय 1951 के समय में भारत में 53 लाख लोग बेरोजगार थे, जो 5वीं योजना मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़कर 304 लाख बेकार हुए और 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है उस तक 348.5 लाख बेरोजगार हो गए। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, देश के अंदर बेरोजगारी की मात्रा और समस्या दिन प्रतिदिन देखने को मिली। अब मैं आपको यहाँ पर पंचवर्षीय योजना के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो ये देखिए विद्यार्थी मित्रों, पंचवर्षीय योजना के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 1 लिखा, तो 1 मतलब क्या हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ। मतलब जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका समय काल था 1951 से 1956। मैं आपको यहाँ पर कुल आज तक जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं सबके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये मैंने 2 लिखा विद्यार्थी मित्रों, तो 2 मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय काल है 1956 से 1961 का समय काल है। ये जो 3 लिखा मैंने विद्यार्थी मित्रों, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना अर्थात कि 1961 से 1966 का जो समय काल था। अब मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ विद्यार्थी मित्रों, तो मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वह 1969 मतलब 69 से 1974 का समय काल माना जाता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों मैंने यहाँ पे 5 लिखा, तो मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 मतलब 79 तक हुआ। अब मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ, तो छठी पंचवर्षीय योजना मतलब कि यहाँ पर 1980 से 1985 का जो समय काल है वो छठी पंचवर्षीय योजना है। अब मैं यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों 7 लिखा, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1985 से 1990 का समय काल माना जाता है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल है यहाँ पे 1992 से 1997 तक। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल 1992 से 1997 और 9 लिखा मैंने, मतलब 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है 1997 से कितना होगा? 2002। कितना होगा? 2002। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये 9वीं पंचवर्षीय योजना हो गई।
अब यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर समय काल में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं। प्रति पंचवर्षीय योजना का समय काल 5 वर्ष का यहाँ पर दिया गया है, इसमें कोई समय में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जबकि ऊपर आप 7वीं में देख पा रहे हैं कि 85 से 90, तो 90 2 92 होता है, तो 92 2 97, 97 5 कितना हुआ यहाँ पर देखो 97 5 12। अब मैं यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना लिखूंगा तो 2002 से 5 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा यहाँ पर 2002 और प्लस 5 किया तो 2007 देखने को मिला। अब मैं 11वीं पंचवर्षीय योजना लिखूं तो 2007 में 5 हमने जोड़ा तो कितना हो गया 11वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना विद्यार्थी मित्रों 2012 से शुरू हुई और ख़त्म 5 जोड़ा तो यहाँ पर हुई 17 में, 12 5 17। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आज जो है 2017 से 2022 का समय काल 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, खाली पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई और 1956 में ख़त्म हुई, इसका आपको सिर्फ ध्यान रखना है। जबकि उसके बाद 3 बार एक पंचवर्षीय योजना हमको देखने को मिलती है। कैसे देखो 51 से 56, 56 से 61, देखिए 56 से 61, 61 से 66, अभी 66 से यहाँ पे देखिए 66, 67, 68, 69, ये इसमें अंतर तीसरी और चौथी में अंतर देखने को मिला। उसके बाद 69 से 74, 74 से 79, अब 79 से यहाँ 79 आना चाहिए था लेकिन ये अंतर देखने को मिला इन दोनों के अंदर 2 बार हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे 80 से 85, 85 से 90 और 90 से 92 इन दोनों में। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों 3 बार एक पंचवर्षीय योजना देखने को मिलती है। तो अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही विद्यार्थी मित्रों 13वीं। अगर आपको कुछ भी पूछा जाए 10वीं 11वीं 12वीं 8वीं तो या तो आप 8वीं पंचवर्षीय योजना याद रखो 1992 से 97 और उसमें 5 5 जोड़ते आओ 97 5 2002, 2002 5 17 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22। इस तरह से क्या होगा आपको याद रह जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों अब हम भारत में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण की चर्चा करने। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों इसमें पहला पॉइंट है कारण में बेरोजगारी के कारण में उत्पन्न होने के जो कारण है उसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर। जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर में भारत में जनसंख्या का कद और जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में क्या है विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या है और भारत में जनसंख्या का जो कद है और जनसंख्या वृद्धि दर दोनों ऊंचा अधिक देखने को मिलते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर होने से देश की कुल जनसंख्या में खूब अधिक प्रमाण में वृद्धि देखने को मिलती है। क्या होती है खूब अधिक प्रमाण में वृद्धि देखने को मिलती है और जिससे श्रम की आपूर्ति में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों स्वाभाविक है कि जिस देश में जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो वहाँ पर क्या होगा श्रम की आपूर्ति में भी क्या होगा तेजी से बढ़ोतरी हुई ऐसा देखने को मिले। और श्रम बाजार में रोजगार की तलाश में प्रवेश करने वाले नए श्रमिक जो हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की मात्रा अधिक क्रमशः बढ़ता देखने को मिलता है। किंतु इसके अलावा इसके सामने रोजगार के पर्याप्त मात्रा में अवसर का सर्जन अत्यंत क्या होता है मंद गति में होता है। मंद गति मतलब धीमी गति में यहाँ पर देखने को मिलता है, एकदम धीरे धीरे, कि जितनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ी उतनी मात्रा में रोजगार का सर्जन नहीं हुआ, जिससे बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या अधिक देखने को मिलती है। एक अंदाज के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1.70 करोड़ की जनसंख्या बढ़ती है। एक अंदाज के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1.70 करोड़ की जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रति वर्ष 1.70 करोड़ की जनसंख्या बढ़ती है और उसके सामने रोजगार का सर्जन उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है
तो लोगों की क्या दशा होगी। अब ये जो पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, ये मोस्ट IMP पॉइंट है। यह 1.70 करोड़ प्रति वर्ष भारत में जनसंख्या बढ़ती है। आपको प्रश्न पूछा गया कि भारत में प्रति वर्ष कितने लाख की जनसंख्या बढ़ती है, तब आपको ऐसी परिस्थिति में 170 लाख लिखना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे करोड़ दिया, हमको तो सर ने करोड़ सिखाया था पॉइंट में, तो आप समझदार हो, पॉइंट हटा दो, 170 लाख हो गया, पॉइंट लगा दो। मित्रों हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करने जाएंगे, किसके, बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण। क्या दूसरा पॉइंट है रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी, मतलब धीरे धीरे गति से, धीमी गति से बढ़ोतरी हो रही है। रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास के वृद्धि दर के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ। किंतु आयोजन काल के दौरान आर्थिक विकास का दर बढ़ने के बावजूद क्या हुआ? विकास का दर बढ़ने के बावजूद रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन करने में निष्फलता प्राप्त हुई। मतलब जितनी मात्रा में विकास हुआ, बढ़ा, उतनी मात्रा में लोगों को रोजगार मिल पाया नहीं, जो यह दर्शाता है कि भारत का आर्थिक विकास रोजगार बिना के आर्थिक विकास की तरह दिखाई देता है। मतलब भारत में आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन रोजगार बिना के आर्थिक विकास की तरह क्या होता दिखाई देता है। जब तक लोगों को रोजगार ना मिले, लोगों को वेतन ना मिले, उनकी आवश्यकताएं पूरी ना हो, तब तक लोगों को रोजगार मिला ऐसा माना जा सकता नहीं है। भारत में आयोजन के प्रथम 3 दशकों में, दशक विद्यार्थी मतलब 10 साल का एक दशक होता है, 3 दशकों में औसत लगभग 3.5% की दर से आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.6% और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.8% होने के बावजूद भी योजना के अंत तक बेरोजगारी की दर निरंतर बढ़ती गई है। मतलब ये लक्ष्य रखा गया, ये लक्ष्य पूरा भी किया गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? बेरोजगारी की दर को कमी कर मिला नहीं। आर्थिक विकास के योजनाबद्ध प्रयासों के बावजूद नए पुराने रोजगार इच्छुक लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों का सर्जन नहीं किया जा सका। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति कुछ विस्तारों तक ही सीमित रही। सभी प्रदेशों में, सभी राज्यों में कृषि का जो हरित क्रांति के घटक हैं वह हमें मिले नहीं, और जिन राज्यों में कृषि क्रांति की जो हरियाली क्रांति के घटक हैं वह नहीं मिल पाने के कारण वहाँ पर उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम होने के कारण क्या हुआ? लोगों को रोजगार ना मिला और लोगों को दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार प्राप्त करना पड़ा। तो परिणाम स्वरूप विद्यार्थी मित्रों बेरोजगारी में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब हम विद्यार्थी मित्रों बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण में तीसरा कारण देखने जा रहे हैं, बचत एवं पूंजी निवेश का नीचा स्तर। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर व्यक्ति के पास आय नहीं है, ठीक है, तो बचत कहाँ से होगी? बचत नहीं है तो पूंजी निवेश कैसे होगा? इस तरह से हम इस पॉइंट को आगे देखेंगे। भारत में आयोजन के वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, लेकिन साथ साथ जनसंख्या वृद्धि का दर भी ऊंचा रहा। क्या रहा? जनसंख्या वृद्धि का दर। मतलब आयोजन के वर्षों में राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि देखने को मिली, लेकिन क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ने के कारण वह आय किन लोगों पर खर्च हुआ ये पता चलता नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप एक कमरा बनाते हो और ऐसा आपको लगता है कि इस कमरे में मैं अकेला एक बेड पे सोऊंगा, लेकिन जब वो कमरा बनता है तो उसमें 10 लोग आ जाते हैं, तो कमरे का विकास दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि उसमें 10 लोग ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं। तो आपको जितनी जगह पहले मिलती थी सोने के लिए, आज भी उतना ही मिलने वाला है, ज़्यादा पैर पसार नहीं पाओगे। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय की तुलना में नीचे दर पर बढ़ोतरी हुई। अब जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? ज़्यादा लोगों में बढ़ेगी, तो नीची दर से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। नीची प्रति व्यक्ति आय और बोझ रूप जनसंख्या के निभाव। एक तो आय क्या है? कम है लोगों की, और जनसंख्या ज़्यादा है, तो जो लोग कमाने वाले नहीं हैं,
जो व्यक्ति कमाने वाले नहीं, जो जनसंख्या काम नहीं कर रही, आय नहीं प्राप्त कर रही, वो क्या होती है, बोझ रूप मानी जाती है। और ऐसे के कारण, खर्च के कारण बचत एवं पूंजी निवेश का कद कैसा रहता है, नीचा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कमा रहा है, 1 कमाने वाला, 10 खाने वाला, 4 खाने वाला, तो उसकी आय का कुछ हिस्सा बच पाता नहीं है, और ना बच पाने के कारण पूंजी निवेश नहीं कर पाता है, नए काम धंधे उद्योग कुछ शुरू नहीं कर पाता है, इसलिए वह गरीब का गरीब बना रहता है, बेरोजगार बना रहता है। पूंजी निवेश का दर नीचा रहने से उद्योग, कृषि या अन्य क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन ना हो पाने के कारण बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल बनती चली जा रही है। जो बेरोजगारी की समस्या है वह दिन प्रतिदिन और भी गंभीर बनती चली जा रही है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारणों में आज हम 3 कारण देखेंगे, बाकी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।